गजनवी के बार बार लूटे जाने के इतिहास की तारीफ करना एक मौलाना को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मंदिर के पीछे समंदर तट पर एक मौलाना का सोमनाथ को लूटने वाले महमूद गजनवी की तारीफ करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। समुद्र तट पर मंदिर के पीछे खड़े होकर एक मौलाना सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर उसे लूटने वाले इस्लामी आक्रांता महमूद गजनवी का गुणगान कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं सोमनाथ, जो गुजरात के अंदर होता है और कभी जिसे महमूद गजनवी और मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया था। आप ये देख सकते हैं, सामने ही मंदिर नज़र आ रहा है। ये सामने मंदिर है, ये सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है इसको, जिसे महमूद गजनवी वगैरह ने फतह किया था। और मोहम्मद इब्न कासिम का लश्कर भी दरिया के किनारे से यहीं आया था। और ये दरिया है जो करीब में पाकिस्तानी मुल्क और इसी तरीके से दीगर ममालिक को जोड़ता है अपने साथ में। मौलाना ने मुस्लिमों को सलाह देते हुए कहा कि पूर्वजों के उन कारनामों को पढ़ें जिनमें उन्होंने दरिया पार कर पूरे हिंदुस्तान को फतह किया था। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की जो तारीख है वो रोशन तारीख है। हमें किसी भी एतबार से न दबने की न झुकने की किसी भी एतबार से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने बड़े नुमाया कारनामे अंजाम दिए थे। हमें चाहिए कि हम उन कारनामों को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी उसको पढ़ाएं और दिखाएं कि हमारे कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह रोशन बाब के अंदर लिखे हुए हैं। इसके अलावा उसने सोमनाथ मंदिर को तबाह करने वाले और भारत के मंदिरों के धन को देखकर 17 बार हमला करने वाले महमूद गजनवी की तारीफ में शेर भी पढ़ा कि दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है और मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। इसी तरीके से ये हमारे दोस्त यहाँ हैं। और ये सामने सोमनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं, सामने है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। अभी हम वहाँ भी गए थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ट्रस्ट ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद केस दर्ज कर मौलाना की तलाश की जा रही है। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि गजनवी के सोमनाथ पर हमले की तारीफ करने वाले शख्स का नाम इरशाद राशिद है, जो जमाते आदिले हिंद नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है। हालांकि अब वीडियो वायरल होने के बाद ये मौलाना माफी मांगता नजर आया। साथियों ने उस बयान को, मेरे उस वीडियो को तोड़ मोड़ करके पेश करने की कोशिश की है। अगर फिर भी उस बयान से या उस वीडियो से किसी भी साथी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो इसके लिए मैं तमाम ही भारतवासियों को और तमाम ही हमारे गुजराती भाइयों को, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उन सब से क्षमा चाहता हूं। मेरी वीडियो और मेरे बयान का ये मतलब नहीं था, ना किसी को भड़काना मतलब था और ना ही मंदिर की तौहीन करना मकसद था। इसलिए कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, ये चर्च हो, सभी इबादत घर हैं और सभी में अपने अपने तौर से पूजा की जाती है और सब अपने अपने तौर से इबादत करते हैं। भक्ति, भव्यता और दिव्यता का प्रतीक सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी इस मंदिर की महिमा का बखान किया गया है। इस मंदिर पर कई बार हमले किए गए, कई बार मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, मंदिर से खजाना लूटा गया। इतिहासकारों की माने तो इसे 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। सोमनाथ मंदिर को साल 1026 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहां पर चढ़े सोने चांदी तक के सभी आभूषणों को गजनवी ने लूट लिया था। साथ ही गजनवी ने यहां के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास भी किया था। हालांकि शिवलिंग के न टूटने पर गजनवी ने आसपास आग लगवा दी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के अलावा पुर्तगालियों ने भी इस मंदिर को तोड़ा। हालांकि आक्रमणकारी सोमनाथ मंदिर के प्रति आस्था के स्तंभ को नहीं तोड़ पाए और आजादी के बाद के मुंशी और सरदार पटेल के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो सका। स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से टिकट मिलने पर टीएमसी और कांग्रेस के विरोध जताने के बाद स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट से दास गुप्ता को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की तस्वीरें डॉक्टरों ने खुद वायरल की, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बिहार सरकार ने इस बार सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी है। डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो सार्वजनिक स्थल पर होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति न दें। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर के बाद संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस वजह से यूरोप में फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना बढ़ गई है। गुजरात विधानसभा में टी शर्ट पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक विमल चुडासामा को अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के आदेश पर सदन से बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस ने त्रिवेदी के फैसले पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी नियम के तहत सदन में कोई भी कपड़ा पहनने से मना नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गानों के बजने से यात्रियों को होने वाली परेशानी दूर करने की पहल की है। बिहार परिवहन विभाग ने इस पर सख्ती बरतते हुए ऐसे वाहनों का परमिट रद्द करने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु महोत्सव की अंतिम रात को भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने यादगार बना दिया। उन्हें सुनकर दर्शक झूम उठे। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 31 अंक गिरकर 50,363 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक नीचे 14,910 पर बंद हुआ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र की बीजेपी सरकार में आने वाले दिनों में तकरार और बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली शासन एक्ट में बदलाव के लिए लाए जाने वाले GNCTD यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने आ गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में पेश किया। लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता खासे नाराज हैं। सांसद हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कल लोकसभा में संविधान विरोधी सरकार की हत्या बंद करो, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि इससे दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। निश्चित रूप से हम लोग दूसरे सांसदों से, दूसरे दलों से भी कल से बातचीत हो रही है और हम सब लोग बहुत सारे दल इसमें हमारे साथ आएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इसका हम विरोध करेंगे। संविधान के 69वें संशोधन से दिल्ली को विधानसभा मिली और किसी बिल के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए संविधान संशोधन का विधेयक लाना होता है और ये गैर संवैधानिक ढंग से एक बिल लाकर दिल्ली में LG को सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। दरअसल 2019 में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन संबंधित मामलों पर उपराज्यपाल की अनुमति को जरूरी बताया था। हालांकि अब इस बिल में अगर संशोधन को मंजूरी मिल जाती है तो इससे दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां पहले से ज्यादा हो जाएंगी। हालांकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी केंद्र की इस कवायद को गैर जरूरी मानते हुए इसके पीछे केजरीवाल सरकार को दबाने की कोशिश बता रही है। दरअसल GNCTD बिल में दिल्ली सरकार को एक तय समय के अंदर विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों को उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजना होगा। इसमें विधायी प्रस्ताव के लिए 15 दिन और प्रशासनिक प्रस्तावों के लिए 1 हफ्ते का समय तय किया गया है। लिहाजा विधेयक में दिल्ली के LG को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। राजस्थान में फोन टैपिंग के मुद्दे पर विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण स्पीकर को 4 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने फोन टैपिंग पर नए तथ्य दिए बिना सदन में चर्चा करवाने से इनकार कर दिया। चर्चा नहीं कराने से नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में नारेबाजी शुरू कर दी और कहा कि फोन टैपिंग पर चर्चा के बिना विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच बीजेपी विधायक मदन दिलावर को 7 दिन के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इस दौरान स्पीकर ने मार्शलों को दिलावर को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए, लेकिन बीजेपी विधायकों ने दिलावर के चारों तरफ घेरा बना दिया। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए फोन टैपिंग का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर CP जोशी ने इस बात की मंजूरी नहीं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकारी मुख्य सचेतक ने जुलाई में एक FIR दर्ज करवाई थी, उसका आधार फोन टैपिंग ही था। इससे यह तय हो गया है कि सरकार की किसी एजेंसी ने फोन टैपिंग कराई। सरकार को सदन में यह बताना चाहिए कि किस अधिकार से सरकार ने यह फोन टैप कराई। दरअसल सचेतक महेश जोशी ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जुलाई में ACB और SOG में केस दर्ज करवाया था।
उस शिकायत के बाद कुछ ऑडियो टेप भी एसीबी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड को दिए गए। एसीबी और एटीएस ने मिलकर केस दर्ज करके जांच शुरू की और उस वक्त 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों के साथ साथ कुछ बीजेपी नेताओं के भी नाम थे। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अपने मंत्रियों के ऑडियो टेप से बौखला गई है, इसीलिए हंगामा कर सदन का समय खराब कर रही है। एसोसिएट प्रोफेसर के 15 पद है, 21 खाली पड़े हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9। अरे तू है भारत की राजधानी दिल्ली लगातार तीसरे साल 2020 में भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले एयरबॉर्न पार्टिकल PM 2.5 के आधार पर एयर क्वालिटी मापने वाली स्विस ग्रुप IQ एयर की स्टडी में यह बात सामने आई है कि दिल्ली लगातार तीसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। दुनिया के 50 सबसे दूषित शहरों में से 35वें नंबर पर भारत है। रिपोर्ट में 106 देशों से डेटा इकट्ठा किया गया है। यह रिपोर्ट देश के सालाना औसत पार्टिकुलर मैटर यानी कि PM 2.5 पर आधारित है। PM 2.5 माइक्रोन से कम व्यास वाले एयरबॉर्न पार्टिकल होते हैं, जिनके लंबे वक्त तक संपर्क में रहने से कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि चीन की राजधानी बीजिंग के मुकाबले दिल्ली दोगुनी प्रदूषित है। दिल्ली में 1 क्यूबिक मीटर में PM 2.5 का औसत सालाना जमाव 84.1 है, जबकि बीजिंग की अगर मैं बात करूं तो यह आंकड़ा 37.5 है। स्टडी में पता चला है कि दिल्ली में 2020 में 54,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते समय से पहले हो गई। रिपोर्ट में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते PM 2.5 के सालाना औसत में 11% की कमी भी रही, लेकिन इसके बावजूद भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया। राजधानी दिल्ली में हुए डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया और साथ ही खुलासा किया कि इस हत्या को रोड रेज में अंजाम दिया गया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बीती रात 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को उद्योग विहार मेट्रो स्टेशन के पास 2 लोग घायल हालत में मिले थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जांच के बाद डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 19 साल के प्रदीप कोहली और एक नाबालिग के रूप में की गई। पुलिस को जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या की। जिन 2 लोगों की हत्या की गई उनकी पहचान रोहित और घनश्याम के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों से घटना में इस्तेमाल हुआ चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दिल्ली में बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मियों की हड़ताल का असर राजधानी दिल्ली में भी देखा गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के पंचकुला में बैंक कर्मचारियों ने बैंक के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। केंद्र सरकार ने 2 बैंकों के निजीकरण का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैंक कर्मियों ने बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों ने निजीकरण के फैसले के खिलाफ विरोध जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र से निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी हो। गोवा के पणजी में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल के दौरान विशाल प्रदर्शन किया। यहां बैंक कर्मियों ने सरकार से निजीकरण की जगह पब्लिक सेक्टर बैंक को मजबूती देने की मांग की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बैंक कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल के दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक कर्मचारियों ने केंद्र की निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यहां बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोर की टक्कर पर हमारा नारा है, हम जीतेंगे, असल में हम
जीते थे। पश्चिम बंगाल में भगवान के नाम पर वोट युद्ध छिड़ा हुआ है और एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो को लेकर सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा